अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो इस लेक्चर में जो है कैरेक्टर बेस का जो सेकंड टाइप है मैक्सिमम लाइक्लीहुड उसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या होता है? लाइक्लीहुड प्रोवाइड प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द सीक्वेंसेस गिवन अ मॉडल ऑफ देयर इवोल्यूशन ऑन अ पर्टिकुलर ट्री। यानी एमएल में क्या होता है, इसमें डेटा की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है। अब डेटा जो है वो सीक्वेंसेस ही होती है जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं। तो इन सीक्वेंसेस की, इन डेटा की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। दूसरे मेथड में तो हम सिर्फ चेंजेस देख रहे थे ना कि कहाँ पे चेंजेस आई है, म्यूटेशन हुई है, और जो सबसे कम मिनिमम इवोल्यूशन वाला था वो ट्री हमारे लिए बेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने जितनी भी चेंजेस वगैरह कैलकुलेट की है उनकी उनकी ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेगा एंड देन आपको एक मॉडल को यूज़ करते हुए आपको बेस्ट ट्री प्रेडिक्ट करके देगा। सो द मोर प्रोबेबल द सीक्वेंसेस गिवन द ट्री द मोर द ट्री इज़ प्रेफर्ड। यानी इसमें उस ट्री को प्रेफरेंस देंगे जो कि मोर प्रोबेबल द सीक्वेंसेस, जो कि ज़्यादा सीक्वेंसेस में ट्री देंगे। Okay, all the possible tree are considered computationally intense because the user can choose a model of evolution. The method can be useful for widely divergent group or the other difficult situations. यानी इसमें जो है मॉडल यूज़ होता है फॉर ट्री बिल्डिंग। यानी इसमें जो है मॉडल यूज़ होता है फॉर ट्री बिल्डिंग, ठीक है। इसमें हाइपोथेसिस होती है, प्रोबेबिलिटीज़ होती है, और प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे ही हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाती है। सो विच हाइपोथेसिस इज़ मोर लाइकली, यानी इसका मतलब है कि हम क्या यूज़ करते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड में। हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस जो है दैट इज़ मोर लाइकली। तो ये भी हो सकता है, ये जो है एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक डाइवर्ज हुई और इसमें भी एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक। ओके, अब दोनों में एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक ही होता है जब हमारे पास डाइवर्जेंट आती है, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर भी एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक जब एक आया तो क्या हो गया, वो जल्दी डाइवर्ज हो गया। यानी ये वाला जो है एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक जल्दी डाइवर्ज हो गया और ये वाला जो है एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक देर से डाइवर्ज हो गया। यानी ये जो न्यू स्पीशी आई है ये अपने एंसेस्टर से थोड़ी डाइवर्ज हुई है। सो नेक्स्ट वन मैक्सिमम लाइकलीहुड, मैक्सिमम लाइकलीहुड में इनपुट क्या होती है, सेट ऑफ ऑब्जर्व सीक्वेंस। यानी ऑब्जर्व सीक्वेंसेस वो है जिन पे आपने काम करना होगा, जिन पे आप काम करना चाह रहे होगे, जो भी आपका डेटा होगा, ठीक है। एंड ऑन अंडरलाइंग सब्स्टिट्यूशन मॉडल, और इसमें आपके पास इनपुट में क्या होता है, आपने जो है सीक्वेंसेस देनी होती है और मॉडल देना होता है, और मॉडल आपने ख़ुद वहाँ से चूज़ करना होता है। वहाँ बहुत सारे मॉडल के लिस्ट होंगे, उसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर लेंगे। ओके, अब हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट द वेटेड ट्री दैट मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ द डेटा। एंड लाइकलीहुड ऑफ अ डेटा क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द डेटा गिवन द मॉडल पैरामीटर। अब पैरामीटर्स क्या है मॉडल्स के, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन इन द फाइलोजेनेटिक ट्री, इसमें डेटा होगा, यानी आपके सीक्वेंसेस अलाइन होनी चाहिए। जैसे हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4, यानी फोर सीक्वेंसेस है, 4 स्पीशीज़ के, डिफरेंट स्पीशीज़ के, ठीक है। तो 4 स्पीशी के बायोलॉजिकल डेटाबेस से सीक्वेंस ले लिए, तो जहाँ भी आपके पास ऑब्जर्व सीक्वेंस की बात होगी तो उसका मतलब है कि वो अंडर स्टडीड है जिस पे आपने काम करना होगा। ऑब्जर्व सीक्वेंस का सिंपल यही मतलब है, जिस सीक्वेंस पे आपने काम करना है। ओके, दूसरा आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, hypothesis about how one ancestor sequence has evolved into the four genetic sequence present in the alignment। तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ आप कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लिस्ट से चूज़ करो, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए वो सारे के सारे कि उन सारे के सारे मॉडल्स के पीछे हाइपोथेसिस चल क्या रही है। तो उनके पीछे हाइपोथेसिस यही है कि हमारे एंसेस्ट्रल सीक्वेंस
यानी आपको पता होना चाहिए कि उन सारे मॉडल्स के पीछे हाइपोथेसिस क्या है। ये नहीं है कि बस कोई भी मॉडल उठा लिया और उस पे जो है काम करना शुरू कर दिया। पहले आपको समझना चाहिए कि उन जो मॉडल की लिस्ट है उनमें से हर एक मॉडल के पीछे हाइपोथेसिस क्या है। देन वो आपको चूज़ करना है। हाइपोथेसिस उनके पीछे हाइपोथेसिस यही है कि हमारे एंसेस्ट्रल सीक्वेंस से जो उसके डिसेंडेंट है वो इवॉल्व कैसे हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे के सारे मॉडल्स के पीछे कहानी ही यही है कि इनका एंसेस्ट्रल जो है एंसेस्ट्रल सीक्वेंस से जो उसके डिसेंडेंट है वो इवॉल्व कैसे हुए। ओके, ये पैरामीटर है जिनकी मैं बात कर रही थी। जो प्रीवियस स्लाइड में था ना कि गिवन द मॉडल पैरामीटर, तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पैरामीटर क्या हो सकते हैं? ट्री टोपोलॉजी हो सकती है आपकी। यानी जब भी हम ट्री के शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए ट्री टोपोलॉजी का वर्ड यूज़ होता है। अब इनके पैरामीटर में ब्रांच लेंथ भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जहाँ पर भी पाई का साइन हो तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड डाइवर्सिटी है। तो ए का मतलब है ए वाली सीक्वेंस में, टी का मतलब है टी वाली, और इस तरह जी सी जी, यानी ये टी सी जी जो हमारे पास बेसिस है न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड की निकालनी हो, जिस तरह हमारे पास ए सी टी जी है ना, अगर इनमें से आपको ए सी या किसी भी न्यूक्लियोटाइड की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? सपोज़ मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक सीक्वेंस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से आपको जो है सी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फिर आप देखोगे कि इस सीक्वेंस में जो है सी कितने हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5C है। अब 5C को टोटल, और ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 5 को आप लोगों ने 10 पे डिवाइड करना है। जब 5 को 10 पे डिवाइड कर लोगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसी तरह अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो उससे फिर जो वैल्यू आए तो वो जो है हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरह हम इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके लिए आप पाई का साइन यूज़ कर सकते हो। सो न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन रेट। अब न्यूक्लियोटाइड के साथ जो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि चेंजेस जो आई है, ठीक है। सपोज़ हमारा जो ए है वो टी में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने वो रेट, वो चेंज कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनमें जो चेंज आया है उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा ट्री टोपोलॉजी के बारे में स्टडी करना, इनकी ब्रांच लेंथ के बारे में। तो ये सारे क्या है? पैरामीटर्स हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हमारे पास थ्री कंपोनेंट ही होते हैं। पहला आपको डेटा चाहिए, दूसरा आपको मॉडल चाहिए जो कि क्या डिस्क्राइब करे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ऑब्जर्विंग द The third one is a criterion that allow us to move from the data and model to an estimate of the parameters of the model. अब ये पैरामीटर्स क्या है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। पैरामीटर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को समझने के लिए। यानी एक कॉइन को फ्लिप किया, टॉसिंग अ कॉइन n इज इक्वल टू 10 टाइम, यानी आपने 10 टाइम फ्लिप किया है। वी ऑब्जर्व दैट द सीक्वेंस ऑफ अ हेड एंड टेल वॉज लाइक दिस। अच्छा, अब हमने ऑब्जर्व किया कि सपोज़ आपके पास एक सिक्का है, आपने उसको उछाला और देन आपने देखा कि कितनी बार हेड है और कितनी बार टेल, ठीक है। तो ये हमारे पास हेड एंड टेल, यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम हेड आया और 4 टाइम टेल, ठीक है। तो अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि 10 टाइम में से कितनी बार आया है। 6 टाइम हेड आया और 4 टाइम जो टेल आया। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे, और टेल की भी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है प्रोबेबिलिटीज़ को समझने के लिए।
है द मॉडल, हमारे पास एक ऐसा अप्रोप्रिएट मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है तो कैसे करनी है हेड की। जितनी n टॉसेस है तो आपके पास 6 हेड आया है तो डिवाइडेड बाय 10। अ कॉइन इज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म इस तरह होती है कि अगर आप इस फार्मूले में हेड और टॉस की वैल्यू ऐड करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हेड की, यानी इस फार्मूले में जहाँ भी है वो हेड की प्रोबेबिलिटी है। और ये है आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट गिव द नंबर ऑफ वे टू ऑर्डर एट सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स।